चलिए बात करते हैं जबलपुर की, जहां पे धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और विधि आयोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक विषय पर एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में एमपी हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजीव सचदेव ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का न्याय पर होने वाले प्रभाव के बारे में बोलते हुए कहा कि न्यायाधीश और कानूनी क्षेत्र के लिए तैयार नहीं है और मुख्य न्यायाधीश ने वर्चुअल रेप जैसे विषय पर भी अपने विचार रखे हैं। भारत में अपनी एआई के अपराधों के लिए भी कोई सीधा कानून नहीं है और इसकी आवश्यकता को जानने के लिए ये आयोजन किया गया। हमारे सहयोगी संजीव चौधरी ने समारोह के बाद छात्रों और कुलपति से बातचीत की है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर उस आईटी की तरह है जिसका अच्छा और बुरा दोनों उपयोग हो सकता है। ये वो टूल है। भारत में भी और पूरी दुनिया में एआई का उपयोग अच्छाई के लिए भी हो रहा है और बहुत सारे डीप फेक, गलत मैसेजेस, गलत तरह की सूचनाएं और लोगों को फंसाने और परेशान करने के लिए भी हो रहा है। भारत में इसका कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है, उसकी तैयारी की जा रही है। आज जबलपुर में एक सेमिनार किया गया जिसमें मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस संजीव सक्सेना ने आज लॉ स्टूडेंट्स को अपना डीप फेक और एआई के विषय में बताया। तो हमारे साथ कार्तिक जैन हैं धर्मशास्त्र लॉ यूनिवर्सिटी के। मैं कार्तिक, क्या कहा आज चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश ने? सबसे पहले मैं लॉर्डशिप का धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो धर्मशास्त्र लॉ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को उन्होंने ग्रेस करा। सबसे पहली बात कि लॉर्डशिप बहुत इंटरेक्टिव थे। मतलब रेयरली देखा जाता है कि लॉर्डशिप्स जो होते हैं वो इतने अच्छे से चीज़ें बता सकें। उनने एक कॉन्सेप्ट बताया जो शायद कई लोग अभी नहीं जान रहे, वो होता है वर्चुअल रेप। जैसे वीआर होता है सर, वर्चुअल रियलिटी अगर हम देखते हैं तो उसमें आप फील करते हैं कि अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो यू सेंस अबाउट इट। बट उन्होंने एक एग्जाम्पल साइट करा जहाँ पर एक महिला का रेप वर्चुअली हुआ, गैंग रेप। इट्स नॉट अ फिजिकल डैमेज टू द बॉडी बट द मेंटली टॉर्चर तो हुआ क्योंकि उसको सेंस फील हुआ इतने रियलिटी में। तो क्या जो आईपीसी है पुराना 376, क्या वो ऐसे केस से डील कर सकता है एआई पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? क्योंकि हम उस एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां पर अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपको इतना मेंटली नुकसान भी पहुंचा सकता है। सर ने एक और चीज़ पॉइंट आउट करी, वो थी डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में। उन्होंने कई सारे एग्जाम्पल साइट्स करे कि आपके जो फुटप्रिंट्स हैं, आप जो सर्च कर रहे हैं, जो इमेजेस डाल रहे हैं, वो कभी डिलीट ही नहीं हो सकती। आपका जो मेटा डेटा है, जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, इसकी क्लाउड स्टोरेज अलग है और उसका भी जो अंदर डेटा है उसकी स्टोरेज अलग है। तो ये सब जानना एज अ लॉ स्टूडेंट मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है। टेक्निकल एस्पेक्ट उनने एक और केस साइट करा जिसमें ट्रायल कोर्ट ने अक्यूज को बेल डिनाई कर दिया था सेम एविडेंस पर, जो उसमें एविडेंस मैच लिखा गया था। सर ने बताया मैच में विक्टिम का ब्लड ही विक्टिम पर था और अक्यूज का ब्लड ही अक्यूज पर था, पर एविडेंस में कॉपी में सिर्फ अकेले मैच लिखा था, इसमें ये नहीं लिखा था कि क्रॉस मैच हुआ। तो ट्रायल कोर्ट ने वहाँ तो उन्हें बेल डिनाई कर दी, पर हाई कोर्ट में जब उनने उस एविडेंस का मेटा डेटा बुलाया तो सर ने उस बेल को अक्यूज को ग्रांट कर दी बेल। तो मेरे हिसाब से कि बच्चों को सबसे अच्छे से ये जानना कि प्रैक्टिकलिटी क्या है एआई की। आप थ्योरेटिकल भले ही बातें कर लो, पर अगर आप प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन नहीं दिखाएंगे बच्चों को तो मेरे हिसाब से हम लोग कनेक्ट नहीं कर सकते। ये अभी जैसे सर ने बताया कि ये डिजिटल रेप ये क्या है और इससे कैसे बच सकते हैं? हमने वीआर सेट्स देखे होंगे, मॉल्स में होते हैं, गेमिंग जोन में, जब आप पहनते हो और आप एक्सपीरियंस कर सकते हो कि एक्चुअली में वो चीज़ आपके साथ हो रही है बट एक्चुअली में हो नहीं रही होती। इट्स दैट रियलिस्टिक। वर्चुअल रेप इज फॉर्म ऑफ दैट वेयर जब आप वीआर हेडसेट पहन के कुछ और एक्सपीरियंस करना चाह रहे हो बट वो एक्सपीरियंस आपका इस भयावह चीज़ में टर्न हो जाए कि आपको एक्चुअली में फील हो कि आपका रेप हो रहा है, बट इट्स नॉट एक्चुअली हैपनिंग। फिजिकली आपको कुछ नहीं हो रहा बट वो मेंटली आपको ऐसे इम्पैक्ट कर रहा है कि वो आपको ट्रॉमेटाइज कर देता है फॉर लाइफ। सो दैट इज़ व्हाट वर्चुअल रेप इज़, जो एआई के थ्रू हो सकता है बिना बॉडी को टच किए, बिना बॉडी को कुछ हार्म किए या इंजर किए। तो इससे कैसे बचना चाहिए? क्या जो वीआर, इसके लिए वीआर जो चश्मे हैं या जो डिवाइस है वो पहननी ज़रूरी है? अगर वो ना हो तो फिर ये नहीं हो सकता? जी नहीं, हाँ, वीआर हेडसेट बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसके थ्रू ये हो सकता है। अगर हम ध्यान रखें कि हम कौन सा वीआर हेडसेट यूज़ कर रहे हैं, हमारा एक्सेस किस किस वेबसाइट पे हम कौन सी चीज़ को वर्चुअली
इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये कुछ हद तक रोका जा सकता है, बट अभी हमें एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन की ज़रूरत है जिसके थ्रू ये सब चीज़ें रेगुलेट हो सकें ताकि कोई भी इसका मिसयूज़ ना कर सके। सर, आप लोग तो इस तरह से जो नए कानून हैं और कानून में क्या होना चाहिए इसके लिए रिकमेंडेशन करते रहते हैं। आज का जो हमारा सेमिनार है एआई पर और डीफेक पर, इस पर क्या विचार चल रहा है? इस पर कानून की आवश्यकता है, लेकिन चूंकि अपने देश में कोई कानून नहीं है और भारत इस चीज़ को भी समझ रहा है कि अन्य राष्ट्रों में इसके प्रयास चल रहे हैं कि इसको किस तरह से नियंत्रित किया जाए, और भारतवर्ष में भी लोगों की यह आकांक्षा है कि इस विषय पर विधि होनी चाहिए। तो इस कारण से लॉ कमीशन में ही हम लोगों ने विचार किया कि एक देश में कई क्षेत्रों में जाकर के वहाँ भी हम एक राष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार करें, वहाँ पर इन विचारों को रखें और लोगों के भी विचारों को सुने और जानें, और इस तरह से हम लोग कोई इसकी एक रूपरेखा तैयार कर सकें। देश में अब जो नए हमारे एडवोकेट्स आने वाले हैं वो डीप फेक से और एआई से कैसे तैयार हों, उसकी तैयारी आज चल रही है। और वो सारे स्टूडेंट अब इस समस्या से कैसे निपटेंगे, कैसे नए लॉ बनने चाहिए, कैसे लॉ बनाए जाते हैं, कैसे रिकमेंडेशन की जाती है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।